नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉव्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम का मूल्यांकन से संबंध, यानी अधिगम और मूल्यांकन के बारे में थ्योरी क्लास हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 22 प्रश्न हैं इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग से रिलेटेड। दोस्तों, जिन लोगों ने थ्योरी का क्लास नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर लिंक दिया हुआ है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जिससे कि थ्योरी का रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 22 अभ्यास प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे थ्योरी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकलन मूल्यांकन की है। तो पहला ऑप्शन है संक्षिप्त प्रक्रिया है, दूसरा है विस्तृत प्रक्रिया है, तीसरा है बहुआयामी संकल्पना है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आकलन जो है, हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी क्लास में पेड़ और शाखा को तुलना करके कि मूल्यांकन अगर पेड़ है तो उसकी शाखा क्या है, आकलन है। तो इस तरह से मूल्यांकन का एक संक्षिप्त रूप क्या है, आकलन है। तो आंसर होगा ए, संक्षिप्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, मूल्यांकन शिक्षण एवं विद्यार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है पुनर्वलन का कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन है समावेशन का कार्य करता है, तीसरा अधिगम का कार्य करता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि मूल्यांकन जो है शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्वलन का कार्य करता है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीखने के लिए, आकलन की ओर, आकलन के लिए सीखना और आकलन का सीखना, और नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा सीखने का आकलन। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा 3 का ए नंबर होगा, सीखने के लिए आकलन किया जाता है, न कि आकलन के लिए सीखना। जब हम सीखते हैं, यानी आकलन जो बच्चा का किया जाता है, बच्चा ने क्या क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो इसका यानी सीखने के लिए आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों के रूप में रूपांतरित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है, बिल्कुल सही है, और चौथा ऑप्शन है इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। तो ये गलत है, छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं की जाती है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखिए कि यह मूल्यांकन जो है शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, बिल्कुल सही है। 3 प्रकार का मूल्यांकन हम लोगों ने पढ़ा था, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। तो जो योगात्मक मूल्यांकन है शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है और रचनात्मक मूल्यांकन जो है बीच बीच में किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए तो सही है बिल्कुल, और 2 नंबर है इसमें सूचना को समान रूप से अंकों या ग्रेडों के रूप में दिया जाता है, अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण नहीं दर्शाते हैं, ताकि बच्चा मतलब इससे कमज़ोर पड़ जाता है, वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि अंक या ग्रेड के रूप में दर्शाते हैं सूचना। और तीसरा नंबर ऑप्शन है कि इसमें जो है सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो हम लोगों ने विधि में पढ़ा था, बिल्कुल सही है। ये सूचना जो है जांच वितरण विधि में सूचना को एकत्रित किया जाता है, जांच विधि में। और चौथा नंबर जो ऑप्शन है इसमें सूचना छात्रों द्वारा एकत्रित की जाती है, ये बिल्कुल गलत है, छात्रों द्वारा नहीं, टीचर द्वारा एकत्रित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है, किंतु
परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा, यानी जो विद्यालय के दिशा निर्देश के आधार पर किया जाता है और बोर्ड के आधार पर नहीं, तो वो जो कहलाता है, पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ये बिल्कुल सही है। निरीक्षण, आलोकन और व्यापक मूल्यांकन, तो ये गलत है, नीचे वाला सारा। ये आंसर हो जाएगा विद्यालय आधारित मूल्यांकन में ही जो है विद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। तो दोस्तों हम लोगों ने मानदंड के बारे में थ्योरी में पढ़ा था। ये युक्ति संगत होता है, बिल्कुल सही है। ये विश्वसनीय होता है, ये भी सही है। ये तुलनीय होता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी, तो सारा सही है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ एबव, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? तो आजकल जो है विद्यालय आधारित मूल्यांकन किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्यापक को विद्यार्थियों के बारे में क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है वे क्या सीखते हैं, बिल्कुल सही है। वे क्या सोचते हैं, ये भी सही है। वे कैसे सीखते हैं, तो तीनों सही है, आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? याद रखना है, उद्देश्य नहीं है की बात किया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। तो हम जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो एक उद्देश्य है कि बच्चों पर जो दबाव पड़ रहा है उसे कम करना, ये बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। तीसरा है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, ये सही है। चौथा है निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा? विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार जो है पढ़ने की छूट देना। यहाँ पे इसमें मूल्यांकन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है, तो इसमें आंसर नहीं होने का बात किया है, तो आंसर 2 होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना चाहिए, लेकिन इस मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ मूल्यांकन का उद्देश्य तो मूल्यांकन करना है, यहाँ पे पढ़ने या रुचि छूट देने से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। पहला ऑप्शन है बहुआयामी, एकल आयामी, संकीर्ण और इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो होता है हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो अभी जान लीजिए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य है, यानी व्यापक का तात्पर्य पूछ रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। तो पहला है इसमें ऑप्शन एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा नंबर छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तीसरा है छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि की क्षमता का मूल्यांकन। चौथा नंबर है छात्रों की याद करने की क्षमता का मूल्यांकन। तो ये नहीं होगा याद करने की क्षमता का मूल्यांकन। इसका जो आंसर होगा 10 का, ये सबसे सटीक आंसर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोगों को चुनना होता है। बाल विकास में यही खासियत है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसे चुनेंगे। तो यहाँ पे शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष की बात हुई है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से व्यापक का अर्थ हुआ दूसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे उद्देश्य नहीं है की बात किया है, तो आइए समझते हैं, ऑप्शन देखते हैं। याद रखने के बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये तो सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। तीसरा ऑप्शन, ये भी सही लग रहा है। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यालाप बनाना। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन को जो है बाल केंद्रित बनाने की बात की गई है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, इसका उद्देश्य नहीं है। और डी नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं, बोधात्मक, मनोप्रेरणात्मक और मनोप्रेरक भावात्मक कौशल के विकास में सहायता करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमें नहीं पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पढ़ाई के दौरान जो असफल हो जाता है बच्चा, तो उसमें जो हम लोगों ने मूल्यांकन के प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो इसमें निदानात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि निदानात्मक मूल्यांकन में ही कारण का पता लगा करके फिर उसके जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाता है, और इस प्रकार से मूल्यांकन करके बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में। और जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इसमें तो बीच बीच में ही मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन जो सत्र है उसके लास्ट में किया जाता है। तो इस तरह से सही ऑप्शन इसका होगा सी नंबर, निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो सत्र की समाप्ति के बाद, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, सत्र की समाप्ति के बाद जो है योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। रचनात्मक मूल्यांकन बीच बीच में किया जाता है, और निदानात्मक मूल्यांकन जो है असफल हो जाता है बच्चा, तो उसके कारण का पता लगाया जाता है और तब उपचार किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के लास्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक की काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो मूल्यांकन जब एक टीचर करता है तो उसे बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। तो कौन सा, मतलब इस दौरान जो है शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो सबसे उत्तम जो ऑप्शन होगा उसे हम ढूंढेंगे। पहला है छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके, बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के बीच तुलना करना, ये गलत है। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, ये भी गलत। शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना, बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है, असत्य को ढूंढेंगे हम लोग। सतत और व्यापक मूल्यांकन, पहला ऑप्शन दिया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, असत्ता की बात की है, याद रखना है। व्यापक संघटक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और उसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में किया जाता है। और चौथा है, इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें असत्ता की बात किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, इसमें छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन जो है अंकों के रूप में किया जाता है, तो यही गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। तो उपकरण या साधन हम लोगों ने विधि के बारे में पढ़ा था। तो पहला है निरीक्षण, दूसरा है
प्रश्नावली, तीसरा है जांच सूची। तो ये सभी हैं, सभी जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपकरण है एक तरह से। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक बाह्य शिक्षा परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यता का मूल्यांकन होता है। ये बिल्कुल सही है लग रहा है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है, इससे छात्रों को सुविधा मिलती है। ये बीच बीच में भी किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो 17 नंबर का जो है इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। ये जो 3 नंबर का है, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, 2 भी गलत हैं। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन करता है। हम लोगों ने पढ़ा था विद्यालय आधारित मूल्यांकन के बारे में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि नहीं बात पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सा कार्य जो है नहीं किया जाता है। तो हम नहीं वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। इनमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, नहीं ढूंढना है हमें। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्णता की बात नहीं होती। नेक्स्ट है कि इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, बिल्कुल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है, ये भी सही है। और पहला नंबर तो हम जानते ही हैं सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर जो है इसमें उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्णता की बात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में नहीं किया गया है, तो इसीलिए आंसर होगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? तो कौन सा मूल्यांकन जो है नहीं किया जाना चाहिए? पहला है, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों की व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। तो दोस्तों कौन सा आकलन नहीं किया जाना चाहिए मूल्यांकन? तो यहाँ पे देखिए छात्रों के विभिन्न जो क्षेत्र है कौशल का, वो तो किया जाना चाहिए। दूसरा बात बोला कि छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर, ये भी किया जाना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है बच्चों का जब मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है कि छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? याद रखना है, नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। तो ये जो है बात सही है। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, ये भी बात सही है। तीसरा है, विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उसके बीच तुलना करना। तो तुलना करने की बात इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं के बारे में पूछ रहा है।
चौथा भी देख लेते हैं, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेख बंद करना, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेदनात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है और इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो पहला ऑप्शन जो है 21 नंबर का क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है जांच सूची, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है निरीक्षण और चौथा है साक्षात्कार। तो हम जानते हैं कि जांच सूची इसका आंसर होगा। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो पहला जो आंसर है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनुक्रिया, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण और चौथा है ध्यान देना। तो दोस्तों थ्योरी में हम लोगों ने इसे नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चन है कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ब्लूम ने जो है शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया और शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के रूप में उन्होंने 3 व्यवहार बताया है ब्लूम ने, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष। तो इसका 3 व्यवहार बताया कौन कौन, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। तो यहाँ पर जो बात हुआ है तो आंसर हो जाएगा इसका, ब्लूम का बात हुआ है तो आंसर होगा ए संश्लेषण, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो है ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन आदि आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भावात्मक पक्ष जो ब्लूम ने बताया है तो इसके अंतर्गत ध्यान देना, अनुक्रिया करना, उसके बाद आकलन, संगठन, मूल्यों का विशेषीकरण इत्यादि आता है। अगर तीसरा की बात करते हैं, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक जो वर्गीकरण किया है शैक्षणिक उद्देश्य का ब्लूम ने, तो उसके अंतर्गत जो है सहज क्रियाएं, अंग संचालित, आधारभूत अंग संचालित, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यता, सांकेतिक संप्रेषण इत्यादि आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत संश्लेषण, विश्लेषण, बोधात्मक, ज्ञान, मूल्यांकन इत्यादि आता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।